हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर यज्ञ शुक्लानी और आज मेरे साथ हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि हम में से लगभग सबको अफेक्ट करेगी। बच्चों को ये वीडियो देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ डाइटरी हैबिट्स होती हैं जिसको अगर हम बचपन से ही इनकलकेट करें अपने अंदर उस डाइटरी हैबिट को हम फॉर्म करें, बनाएं अपनी वो वैसी हैबिट, तो हमको ये ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस बुढ़ापे में कम रहेगा। तो आज की वीडियो होने जा रही है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो अभी तक मैंने इस बात को 3-4 बार बता दिया है और अभी तक आपको रट चुकी होगी ये बात कि ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स। तो ऑस्टियो बोन्स और पोरोसिस यानी पोर्स का फॉर्मेशन। तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स में पोर्स का फॉर्मेशन, एक्चुअल पोर्स के फॉर्मेशन नहीं होता। तो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स वीक हो जाती हैं और सिर्फ बोन्स का थोड़ा सा वीक होने को नहीं ऑस्टियोपोरोसिस बोलते। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन होती है जहाँ पे बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि नॉर्मल एक्टिविटी में भी बोन के फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा रहता है। और सीवियर कंडीशन में तो स्नीजिंग या कफिंग से भी बोन फ्रैक्चर हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस में। अब बात करते हैं कौन सी बोन्स जिसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। 3 बोन्स हैं, हिप बोन, रिस्ट जॉइंट की जो फॉर्मेशन में बोन जो इन्वॉल्व होती हैं वो बोन, और आपकी स्पाइन। ये 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। हिप जॉइंट के फॉर्मेशन में भी जो हेड ऑफ फीमर होता है वो भी इसमें काफी इन्वॉल्व होता है। ये 3 बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो इससे पहले आप ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आगे डिटेल में समझें, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बोन बनती कैसे है या बोन रिमॉडलिंग किस चीज़ को बोलते हैं। हमारी बॉडी में 2 सेल्स होते हैं बोन से रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स जो होते हैं उसमें से पहले का नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन में काम आते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट दूसरे टाइप के सेल होते हैं, वो बोन को तोड़ने में काम आते हैं या बोन रिजॉर्प्शन में काम आते हैं। तो जो दोनों सेल्स हैं जब ये साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, लगभग एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक जगह से बोन टूट रही होती है और दूसरी जगह से बन रही होती है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बोन रिमॉडलिंग। अब ये बोन रिमॉडलिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी डेली एक्टिविटीज़ में कई बार माइक्रो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं बोन में। मतलब जैसे हम कभी कोई लोग बॉक्सिंग करते हैं या कराटे करते हैं तो आपने देखा होगा उनकी बोन्स काफ़ी हार्ड होती हैं। तो वो इसलिए ही होती हैं क्योंकि उनमें माइक्रो फ्रैक्चर्स आते रहते हैं और वो हील होते रहते हैं। तो बोन रिमॉडलिंग की वजह से उनकी बोन्स स्ट्रॉन्गर बन जाती हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं बोन रिमॉडलिंग। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 10 साल में जो हमारी बोन होती है, जो उसका ओरिजिनल कंटेंट होता है वो रिप्लेस होकर पूरा का पूरा नया कंटेंट आ जाता है। तो यानी 10 साल में आपकी बोन पूरी कंप्लीटली रिप्लेस होकर एक नई बोन वहाँ पे आ जाती है। अब बात आती है कि जब ये बोन रिमॉडलिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमको हेल्दी रखती है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखती है, तो हमको ऑस्टियोपोरोसिस होता कैसे है? तो मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के सेल बॉडी में पाए जाते हैं बोन से रिगार्डिंग, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं उनका काम होता है बोन को तोड़ना और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो बोन को बनाते हैं। तो जब ये ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो बोन को तोड़ते हैं, इनकी ताकत ज़्यादा हो जाती है, और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो जिनकी काम होता है बोन को बनाना, इनकी ताकत कम हो जाती है। बोन बनने की ताकत बोन टूटने की ताकत से कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बोन बनेगी कम और टूटेगी ज़्यादा। तो यानी बोन कमज़ोर होती रहेगी। तो जो मेजर रीज़न ऑस्टियोपोरोसिस का है वो ये है। तो जो ये प्रोसेस होती है इसके मेजरली 2 रीज़न होते हैं। पहला, जब ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो बूढ़े होते रहते हैं, वो कमज़ोर होते रहते हैं और उनमें उतनी ताकत नहीं बच पाती कि ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन को तोड़ रहे होते हैं उनके मुकाबले वो नई बोन उतनी ही स्पीड से बनाते रहें। तो बोन टूटती ज़्यादा है, बनती कम है, तो इस चक्कर में बोन कमज़ोर होती रहती है और वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ससेप्टेबल होती रहती है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। सिनाइल यानी बूढ़ा होना और ऑस्टियोपोरोसिस यानी ऑस्टियोपोरोसिस, बुढ़ापे के कारण जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसको बोला जाता है सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा जो रीज़न है वो लेडीज़ में ऑस्टियोपोरोसिस होने का मेजर रीज़न है और उसको कहा जाता है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो मेनोपॉज होता है उसमें आपने सुना होगा कि काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, इसका लेवल मेनोपॉज के बाद काफ़ी कम होने लगता है। जो इस एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो जो बोन रिजॉर्प्शन होता है वो तेज़ी से होता है, यानी ऑस्टियोक्लास्ट तेज़ काम करने लगते हैं और उसकी वजह से आपको बोन वीक होती रहती है। बोन टूटना ज़्यादा होता है और बनती कम है, तो उस वजह से बोन वीक होती रहती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस रहता है। तो इस टाइप के ऑस्टियोपोरोसिस को बोला जाता है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस।
यानी मेनोपॉज के बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस हो उसको कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। अब जो मेनोपॉज होता है वो होता है 45 टू 55 ईयर्स के बीच में विथ अ मीन एवरेज ऑफ 51 ईयर्स, यानी 51 ईयर्स में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो जो ये उम्र है, इस उम्र के अराउंड ऑस्टियोपोरोसिस का होने का चांसेस लेडीज़ में सबसे ज़्यादा रहता है। इस एज के अराउंड आपको अपनी बोन्स का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। अब एक स्टडी में सामने यह आया है कि जो हमारा 8th डेकेड ऑफ लाइफ होता है, यानी 70s की जो उम्र होती है, उसमें ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है वो कम्प्लीटली ओवरटेक कर देती है ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को, यानी बोन टूटना बोन बनने से ज़्यादा हो जाता है। और इस एज के बीच में यानी 70s के लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है ऑस्टियोपोरोसिस से। अब ऑस्टियोपोरोसिस की सबसे खतरनाक बात मैं आपको बताऊं तो इसका कोई सिम्टम नहीं होता, मतलब आपको ऑस्टियोपोरोसिस होती रहेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। इसका जो सबसे मेन सिम्टम आता है वो होता है फ्रैक्चर, जो कि आपको फॉल या फिर कुछ ऐसे चीज़ के बाद पता चलेगा जिससे आपकी बोन फ्रैक्चर हो जाएगी और फिर आपको पता चलेगा कि आप ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप कर चुके हैं। तो इसका सिम्टम कुछ होता नहीं, तो आप कैसे सावधान होंगे ऑस्टियोपोरोसिस से? तो सबसे समझदारी की बात यही है कि एज होते ही यानी 45-55 के बाद आप ऑटोमेटिकली अपना ध्यान रखना, बोन्स का ध्यान रखना थोड़ा ज़्यादा कर दें, क्योंकि इसके बाद आप ऑब्वियसली हर आदमी इस एज के बाद थोड़े कुछ ना कुछ साइंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एक्सपीरियंस करने लग जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस ना भी हो तो ऑस्टियोपीनिया यानी बोन डेंसिटी का कम होना वो ऑब्जर्व करने लग जाता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया का अंतर, कैसे आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं, वो तरीके, वो नुस्खे जिससे आप ऑस्टियोपोरोसिस से अपने आप को बचा सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये दो टाइप्स जो मैंने आपको बताया ऑस्टियोपोरोसिस के, यानी सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस और पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अलावा और टाइप भी होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, जैसे कि जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बच्चों को भी ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है, हेरिडिटरी होता है, और ये हेरिडिटरी जेनेटिक है, तो इसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते बचाने के लिए इसको। तो मेन फोकस हम अपना अभी दो टाइप के ऑस्टियोपोरोसिस में ही रखेंगे, जो है सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस और पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। अब आपने ये बात सुनी होगी कि डॉक्टर्स फास्टिंग के या फिर डाइटिंग के, फास्टिंग में भी रेगुलर फास्टिंग के और डाइटिंग के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होते हैं कि डाइटिंग मत करो या फिर बहुत ज़्यादा व्रत मत रखो, इस चीज़ के अगेंस्ट होते हैं। तो वो क्यों होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रिसर्च में सामने आया है कि जो मिड 30s की उम्र होती है आपकी, यानी 35 साल के अराउंड, इसमें जो बोन बनने की प्रोसेस होती है, यानी कि बोन रिमॉडलिंग में जो बोन बनने की प्रोसेस होती है वो कम होने लग जाती है, और जो बोन टूटने की प्रोसेस होती है यानी कि बोन रिजॉर्प्शन वो ज़्यादा होने लग जाता है। तो यानी जो आपके स्टोर्स 35 साल की उम्र तक बन गए बॉडी में, कैल्शियम के या फिर मिनरल्स के जो स्टोर्स आपके 35 साल की उम्र तक बन गए, वो आपका ज़िंदगी भर साथ देने वाले हैं। तो इसलिए 35 साल की उम्र तक अपनी बॉडी के साथ कोई लापरवाही ना कीजिए, हमेशा खाना अच्छे से अच्छा खाना खाइए, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, बैलेंस डाइट लीजिए और उस बैलेंस डाइट में अपने मिनरल्स को रिच रखिए ताकि आप ऑस्टियोपोरोसिस से लेटर एज में बच सकें। ऑफ कोर्स आपको 45 से 55 साल के बीच में तो एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है ही, लेकिन इस उम्र तक यानी 35 साल की उम्र तक तो बिल्कुल खाने में कोई कंजूसी मत कीजिए। और खाने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मोमोज खूब खाओ, 2-2 प्लेट मोमोज खाओ, ये चीज़ नहीं, जंक फूड नहीं, बल्कि बैलेंस डाइट के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं बहुत, जिनको बॉडी शेम किया जाता है और वो लोग डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी लगभग फिट होते ही हैं, लेकिन उनको ज़्यादा वो अपना फिगर कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर ज़्यादा डाइटिंग शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं कि क्यों आपको डाइटिंग नहीं करनी चाहिए और क्यों आपको एक बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, ये तो आप लोगों को ऑब्वियस हो गया होगा कि वुमेन जो होती हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस से ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, क्योंकि सीधे सीधे एक तो पूरा टाइप ही वुमेन में होता है सिर्फ, जो कि है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, और उसके साथ साथ वुमेन सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस से भी अफेक्ट हो सकती हैं। तो दो टाइप के ऑस्टियोपोरोसिस वुमेन को अफेक्ट करते हैं, जो कि है सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस भी करता है और पोस्ट मेनोपॉजल तो करता ही करता है। मेनोपॉज मेन में नहीं देखा जाता, हालांकि एक टर्म आजकल ऐसी कॉइन करी जा रही है जिसको बोलते हैं मेल मेनोपॉज, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मेल मेनोपॉज क्या होता है, फीमेल मेनोपॉज क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो ये दो फैक्टर हैं, एज और जेंडर,
इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को अफेक्ट करते हैं, और उनमें से कुछ हैं अल्कोहल इंटेक। अगर आप अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांस ज़्यादा है। स्मोकिंग करने वाले लोगों को भी ये चांसेस ज़्यादा होती हैं। एक फैक्टर होता है रेस, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो अफ्रीकन लोग होते हैं उनकी बोन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी उनकी बोन्स स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो स्ट्रॉन्गर बोन्स का मतलब है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस कम रहेंगी। तो अफ्रीकन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस कम होती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली एक फैक्टर है। आप जितना ज़्यादा कैल्शियम का इंटेक करेंगे, जितना ज़्यादा आप कैल्शियम खाएंगे या फिर विटामिन डी का इंटेक करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी ऑस्टियोपोरोसिस से बचने की काबिल बनती रहेगी। विटामिन डी का तो एक सबसे आसान सोर्स ये है कि आप सनलाइट एडिक्वेटली लीजिए और उसकी मदद से आपकी बॉडी में अपने आप से विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा रहेगी। कई लोगों का ये मानना होता है कि विटामिन डी से हम सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। विटामिन डी हमको सनलाइट से नहीं मिलता। सनलाइट की वजह से हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी प्रेजेंट सब्सटेंसेज हैं उनका विटामिन डी में फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा एक दिन। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करवा सकती हैं, जैसे कि जिनमें मोस्ट कॉमनली स्टेरॉइड्स भी आते हैं। आपके जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं उनका भी कुछ साइड इफेक्ट ये होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा जल्दी होता है लोगों को। इसके अलावा अगर थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस अगर आपकी बॉडी में है तो ये भी एक ऑस्टियोपोरोसिस का कॉज देखा गया है। इसके साथ साथ फैमिली में अगर आपकी हिस्ट्री है कि किसी और फैमिली मेंबर को भी ऑस्टियोपोरोसिस रहा हो तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। अब एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके ऊपर है कि आप उसको कितना करते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से कितना बच सकते हैं, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप जितनी करेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा सुबह शाम तक जिम में ही रहें, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंट बनती रहती है ऑस्टियोपोरोसिस के खिलाफ, यानी ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस आपकी कम रहेंगी अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले हैं तो। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि एक्सरसाइज करने से आपकी जो डायबिटीज़ होती है वो कंडीशन कंट्रोल में रहती है। तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी तो आपको एंटी डायबिटिक ड्रग्स कम लेनी पड़ेंगी, तो वो ऑटोमेटिकली ऑस्टियोपोरोसिस को होने से रोकेगा आपका, क्योंकि एंटी डायबिटिक ड्रग्स ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करती हैं। तो अगर आप एंटी डायबिटिक ड्रग्स को ही कम लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट और कम होगा। तो इसका मतलब अगर आप फिट रहते हैं तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं कि ये पता कैसे चलेगा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस किसी बंदे को स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें एक चीज़ होती है डेक्सा स्कैन। डेक्सा की फुल फॉर्म होती है डुअल एमिशन एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। फुल फॉर्म का याद रखना आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखिए ये करता क्या है। डेक्सा स्कैन में एक टी स्कोर होता है जो कि आपको बताता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। अगर टी स्कोर की वैल्यू -2.5 से ज़्यादा है, यानी -3 या -3.5 ऐसे करके अगर आपकी टी स्कोर की वैल्यू है तो इसका मतलब आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। अगर -2.5 से कम है लेकिन -1 से ज़्यादा है, यानी -1 और -2.5 के बीच में है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी को ऑस्टियोपिनिया से संक्रमित है आपकी बॉडी। यानी ऑस्टियोपिनिया यानी एक लो बोन डेंसिटी होती है, यानी आपकी बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो रही हैं, लेकिन वो अभी तक इतनी कमज़ोर नहीं हुई हैं कि आपकी बॉडी ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेज तक पहुंच जाए। तो एक रेगुलर डेक्सा स्कैन आपको हेल्प कर सकता है इस बात को समझने में, इस बात से सतर्क रहने में कि कहीं आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस हैं तो नहीं, या कहीं आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो तो नहीं गया। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे बिस्फॉस्फोनेट्स हो गए या सर्म्स हो गए, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स वो दिए जाते हैं। इवन कुछ केसेस में हार्मोनल थेरेपी भी प्रेस्क्राइब करी जाती है। हार्मोनल थेरेपी में बेसिकली जो होता है एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन किया जाता है ताकि आपकी बोन ज़्यादा ना टूटे। इसके साथ साथ डाइट एक ऐसा फैक्टर है कि जो कि पूरी की पूरी अलग वीडियो बना सकता है या फिर बहुत सारी वीडियोस बना सकता है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, और इवन ऑस्टियोपोरोसिस को रिवर्स कर सकता है। तो डाइट के ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि विटामिन डी और विटामिन के, इन दोनों का इंटेक आपको अच्छी मात्रा में करना है। विटामिन डी तो आसान सा है, सनलाइट में अगर आप थोड़ी देर रहेंगे तो आपकी बॉडी में एडिक्वेट विटामिन डी आ जाता है। और विटामिन के का इस्तेमाल वो लोग बहुत संभल के करें जिनको वारफेरिन प्रिस्क्राइब किया जा रहा है या फिर जिनको खून का थक्का न बनने की दवाई प्रिस्क्राइब करी जा रही है, जिसको हम आम भाषा में ये भी बोलते हैं कि खून पतला करने की दवाई दी जा रही है। वो लोग विटामिन के का इस्तेमाल अपने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ही कीजिए। विटामिन डी और विटामिन के अलावा कैल्शियम का अच्छा इंटेक होना ज़रूरी है। सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं आप लोग कैल्शियम के,
और हमको लगता है कि बोन सिर्फ कैल्शियम से बनी है, जबकि बोन और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कोलेजन। ये जो मीट होती है, मीट इसका रिच सोर्स होता है ऑफ कोलेजन का। तो अगर आप लोग मीट खाते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के आप पे काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और डाइट के ऊपर मैं एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो होती है ऑस्टियोपोरोसिस से बचने की डाइट या फिर ऑस्टियोपोरोसिस को इवन रिवर्स करने की डाइट। तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी वो वीडियो भी आने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अल्कोहल को अवॉइड कीजिए अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है तो। अल्कोहल के साथ साथ स्मोकिंग को भी अवॉइड कीजिए और अपनी रेगुलर जो आपकी लाइफ है उसमें एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए। एक्सरसाइज करना आपको ऑस्टियोपोरोसिस से सबसे ज़्यादा बचाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थी ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई, जिसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पर्सनली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े और इवन एडल्ट्स को आप ये वीडियो अगर दिखाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए अगली वीडियो की प्रिपरेशन करने। आप लोग तब तक 3 चीज़ बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, ताकि जैसी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसका। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने टॉपिक्स बताइए कि आप इस चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं अगली। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, कीप एक्सरसाइजिंग एंड एंजॉय योर लाइफ।